नमस्कार दोस्तों। देश बेरोजगारों की फौज के साथ खड़ा है और बेरोजगारी किस चरम पर पहुंची है इस पर मैं चर्चा करूं उसके पहले आपको हाल बताता हूं कहां का। श्रीलंका का। श्रीलंका में लड़कियां जो है तमाम घर से निकलती हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हम काम करने जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, और वो लड़कियां जो कभी एक बड़े स्वर्णिम भविष्य का सपना पाले हुए थे, उनका घर सोच रहा था कि ये बेटियां हमारी कल के दिन कोई बहुत बड़ा काम करेंगी, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई कुछ और बनेगी, कोई बड़ा प्रोफेशनल बनेगी, कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगी और तमाम सारी जगह इन सपनों को सजोए हुए जो बेटियां तैयारियां कर रही थी, आज वो घर से जब निकलती हैं एक अच्छे बेहतरीन तरीके के मॉडर्न लुक के साथ में, और फिर वो किसी उसमें नहीं जाती हैं, किसी ऑफिस में नहीं जाती हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जाती हैं, वो जाती हैं उन तमाम सारी समुद्र के किनारे के उन इलाकों पे, रोड के किनारे जहां पर बेंचेज पड़ी हुई हैं और स्पा सेंटर्स हैं या दूसरी और चीजें हैं, वहीं पर, और वो जाकर वहां पर बैठ जाती है। आपको दिखाई देंगे टाइट पेंसिल स्कर्ट, क्रॉप डीप नेक टॉप, फोन और वो फोन में जो है नजरें गड़ाए हुए, और जो गाड़ियां निकल रही होती हैं उनकी तरफ अपने तिरछी निगाहों से देखते हुए, और वो एक प्रकार से शोपीस की तरह बैठी। अचानक कोई गाड़ी रोकती है और धीरे से इशारा करती है। वो लड़की तुरंत उठ के वहां जाती है और उसके बाद बोलती है, क्या सर्विस लेंगे? अगला उसको पसंद करता है और उसके बाद बोलता है गाड़ी में बैठ जाओ, वो उसके साथ चली जाती, या फिर वो पास के बताती है कि इस स्पा सेंटर पे आप चले चलिए। वो उसको लेकर उस स्पा सेंटर पे जाता है। वहां पर एक छोटा सा, जहां पर स्पा होने भर की सिर्फ जगह, एक सिंगल बेड की जगह होती है, उसमें ले जाता है। और जब निकलता है तो वहां का मैनेजर पूछता है, सर आप सेटिस्फाई हैं? उसका जवाब होता है, हाँ मैं दोबारा आऊंगा। तो आप समझिए, वो 20 साल की लड़कियां, 21 साल की लड़कियां, 22 साल की लड़कियां, 25 साल के उम्र से कम की लड़कियां, और तो आप समझिए कि वो लड़कियां जो अपना उज्जवल भविष्य तलाशने गई थी, वो लड़कियां जो कॉलेज में एडमिशन ले रही थी, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रही थी, जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले रही थी, वो जाकर के अब ये कर रही। एक अखबार की मैंने रिपोर्ट पढ़ी जो वहां से लाइव रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो लड़कियां जो है अपने घर से ये कह के निकलती जरूर है, लेकिन उनके घर को भी अंदेशा है कि आखिर बेटी अचानक एकदम से 1 लाख रुपया महीना, ये 1.25 लाख रुपया महीना है, 1.5 लाख रुपया महीना कमा के ला रही है, जो 25,000 रुपए भी नहीं कमा पाती थी। उनके परिवार के लोग हैं जो 10,000 रुपया महीना कमाने की स्थिति में नहीं है। घर में लोग भूखे मरने के हाल में आ गए हैं, और इन सारे हालात में एक ही सहारा बचा है, सेक्स। तो अपने बदन को बेच दो, अपने शरीर को बेच दो, और क्या करोगे? आपके पास और कुछ तो बचा नहीं। इतने दर्दनाक हालात हो तो आप उसको किस तरह से देखेंगे, कैसे समझेंगे? मुझे याद है मैं 2019 में गया था दीपावली के पहले, और दीपावली के एक दिन पहले ही वहां से लौटा था। और उस दौरान मैं वहां पर पूरे श्रीलंका में तमाम जगह विजिट किया, लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया, हम तो यह लड़कियों को अपनी बहनों की तरह, अपनी परिवार की उनकी तरह देखते हैं, और श्रीलंका में रेप जैसे केसेस नहीं होते। इक्का दुक्का साल में केसेस होते हैं, और वो बड़े चर्चा में होते हैं, और ये ऐसे लोग करते हैं जो बेसिकली मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। वहां पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। लोग अपने, यदि किसी के साथ फ्रेंडशिप में है या
कोई और तरह से रिलेशनशिप में है तो वो उसको ओपन, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वहां प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता है सामान्य तौर पर, और जो थोड़ा बहुत होता है तो वो प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट्स ही करती है, हालांकि वहां प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी तो ये मेरा देखा हुआ है। वहां पर मैंने बहुत सारी लड़कियों से भी बात की जो काम करती थी, और तमाम सारे लोगों से, चूंकि मैं वहाँ स्टेट गेस्ट था, स्टडी विजिट पे था, तो मैंने बहुत सारी चीजों को देखा, समझा। इसके बाद में मैं एक चीज कह सकता हूं कि श्रीलंका की लड़कियां सचमुच बहुत चरित्रवान और बहुत अच्छी होती थी, और उनका पढ़ने के प्रति और दूसरे आगे बढ़ने के प्रति रुझान था, और वो कहीं पर भी जाके काम कर सकती थी। लेकिन उनकी जो है उस पर आप संदेह नहीं कर सकते, शक नहीं कर सकते। लेकिन आज ये स्थिति है कि उन्हें उनका घर परिवार भी शक करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि शक गलत नहीं है। तो ये हालात क्यों है? क्योंकि वहां की सरकार ने गलत नीतियों को अख्तियार किया, गलत परंपराएं डाली, गलत चीजों को किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां की लड़कियां आज ये करने को मजबूर है। आपको बताएं, अब मैं भारत में आता हूं, भारत में कमोबेश आज वो हालात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं इसका उदाहरण देता हूं कि मैं पिछले दिनों दिल्ली में था, मुझे एक फोन कॉल आती है, और उस कॉल पे एक लड़की कहती है कैसे सर कोई इंश्योरेंस करा लीजिए करा लीजिए। तो कई दिनों से मुझे कॉल कर रही थी। मैंने कहा भाई मुझे नहीं कराना है। तो उसने कहा सर आप जहां चाहेंगे मैं आपके पास आ जाता। मैंने कहा आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं कराना है, मेरे को जरूरत नहीं है। उसने कहा सर, फिर उसने मुझे अपनी पीड़ा बताई। उसने बताया कि उसके पति की नौकरी छूट गई, और उसका बच्चा छोटा है, और उसको वो पाल पाने की स्थिति में नहीं है। उसको दूध पिलाती है, अभी छोटा है, बहुत छोटा है, 4 महीने का बच्चा। और उसने कहा कि इसलिए वो मजबूर है, और उसको बड़ी मुश्किल से एक बीमा कंपनी में नौकरी मिली। और इससे मैंने कहा आपको कितना कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा? चलिए मैं कमीशन दे देता हूं, लेकिन मुझे कराना नहीं। उसने कहा नहीं सर, मुझे कमीशन आपका नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, आप कंपनी में करा लीजिए, क्योंकि मैं टारगेट पूरा करूंगी तभी मेरी नौकरी हो पाएगी, नहीं तो मेरी नौकरी नहीं हो पाएगी। मेरी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है, वो भी चली जाएगी, और नौकरी चली गई तो फिर कोई काम नहीं होगा। ये मेरे को सिर्फ इसलिए मैं चाह रही हूं कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद में मुझे उस पर तरस आया, तो मैंने फिर कहा कि चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। तो मैंने, मेरे एक मित्र थे, मैंने उन्हें कॉल किया, और मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप देखिए क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं, कर दीजिए, बड़ी बुरी स्थिति। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे पास बोल दीजिए आ जाए। मैंने उनके पास भेजा, तो उन्होंने अपनी कंपनी के किसी एम्प्लॉय का बीमा होना था तो वो उससे करवा दिया। तब उन्होंने मुझे उसकी पूरी व्यथा बताई कि उसने उन्हें भी पूरी चीज बताई, और उसने दिखाया तमाम सारी चीजें, उन्हें पता चला कितनी। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, यदि हमारे पास कोई स्पेस होगा तो हम आपको जॉब देंगे। तो आप समझिए कि इन हालात में हिंदुस्तान में भी बन रहे हैं। ये मैंने एक आपको घटना नजीर के तौर पे बताई है, इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बेटियां निकल रही हैं तमाम सारे भविष्य को लेकर के। और वो लड़की जिसका मैंने जिक्र किया वो भी एमबीए किए हुए, कोई ऐसा नहीं था कि बिना पढ़ी लिखी टाइप की। तो आप समझिए जिसने इतने भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें पाली हुई हैं, बहुत उसने सपने देख रखे हैं, वो सपने चकनाचूर हो रहे हैं। आज वो अपने पति से भी नहीं कह सकती कि मैंने इस तरह से करके ये नौकरी पाई है, इसको नौकरी को बचाया है और कैसे क्या किया है। तो ये हालात है, और ये हालात भारत में बन रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, और इस रिपोर्ट में आया कि भारत के अंदर 5.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। वो युवा जो प्रोफेशनल्स हैं, तमाम कोर्स कर रखे हैं, जिनकी योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन रोजगार नहीं है। तो जब आप देखेंगे बाकी पूरे डाटा को, मैं रोज आपसे बताता हूं कि भारत के अंदर जो सीएमआई का आंकड़ा है उसके मुताबिक, उस डेटा के मुताबिक भारत में इस समय 90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिनमें 46 करोड़ ने अपना रोजगार खोजना बंद कर दिया। आपको एक छोटा सा उदाहरण भिवानी जिले का बताता हूं, जहां 23 साल का युवक था पवन। वो भारतीय सेना में नौकरी हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा था,
और उसकी नौकरी नहीं लगी क्योंकि उसकी होते होते उम्र निकली जा रही थी और निकल गई इस कारण से। और भारतीय सेना में जो है वो लगातार मेहनत करके उसने अपने आप को तैयार किया था और सारे टेस्ट जो है उसने पास कर रहा था, अपने आप जो होते हैं तमाम इंस्टीट्यूट्स कराते हैं। लेकिन नौकरियां न निकलने के कारण हुआ क्या, उस 23 साल के युवक ने 26 अप्रैल को आत्महत्या कर ली। आप इसी तरह से और चीजें देखिए, भारतीय सेना ने अपने यहां करीब 2.25 लाख पद खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं रेलवे ने 92,000 पद खत्म कर दिए हैं और कुछ और पद खत्म करने की तैयारी है। ऐसे ही भारत के तमाम सारे विभागों में जो तमाम मंत्रालयों के अंतर्गत आते हैं और तमाम सारी सेवाओं में पद लगातार कम हो रहे हैं। और स्थिति यह है, पुराने पदों को न भरने के लिए उन्हें इतना लंबा वक्त तक के लिए छोड़ दिया जाता है कि जिससे जो वित्तीय नियम है उसके तहत उन पदों को खत्म किया जा सके। तो इसके बहाने तैयार किए जा रहे हैं। तमाम सरकारों ने पद खत्म कर दिए हैं। जब बेरोजगारी चरम पर हो, देश की आबादी 135 करोड़ हो गई हो, ऐसी स्थिति में क्या ये पद खत्म करना, किस तरीके से रोजगार छीनना, ये कहां से अच्छा रहेगा? आप समझिए कि आज स्थिति ये है कि रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। भारत सरकार के भीतर सिर्फ 1 करोड़ से अधिक भारत सरकार और तमाम राज्यों की सरकारों को मिलाकर के 1 करोड़ से अधिक पद खाली हैं। और जो पीएसयूज में हमारे यहाँ 2.25 करोड़ के आसपास रोजगार मिलता था, नौकरियां मिलती थी, आज पीएसयूज बेचे जा रहे हैं और उनसे नौकरियां खत्म हो रही हैं। तमाम को सिक घोषित कर दिया गया है। और उच्च शिक्षा संस्थानों की बात करें, यदि हम आईआईटी, आईआईएम, जो है एनआईटी और इन सारे संस्थानों की यदि बात करें तो इनमें, इन बड़े संस्थानों में जो शीर्ष संस्थान है भारत के, जिनके निकले हुए बच्चे दुनिया में नाम करते हैं, उनमें करीब 50,000 पद आज खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, इन सब में भी करीब 12 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद रेलवे का मैं आपको बता ही चुका हूं। और इसके बाद यदि आप देखेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की स्थिति यह है, बहुत ज्यादा खराब पड़े हुए हैं। इसके बाद आउटसोर्सिंग का जो है 2021-22 के लिए जो कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग का क्रम चल रहा है और तमाम तरह से जो भर्तियां हो रही वो आउटसोर्सिंग में हो रही, मतलब ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। और हमारे तमाम, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, विभिन्न तरह से उन ठेकेदारों के शोषण का शिकार होते हैं, अफसरों के शोषण का शिकार होते हैं। क्योंकि यदि नौकरी करनी है तो उनके शोषण को आपको सहना पड़ेगा। तो ये हालात हैं देश में। यदि आप कार्मिक विभाग के उसको देखेंगे, जो तमाम सारे उनमें खत्म करने के लिए, पद खत्म करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सिफारिशें की गई हैं। 2021 से 26 में सरकार को जो है 43 महत्वपूर्ण सिफारिशें सौंपी गई, जिनमें वो किस तरीके से कहां कहां क्या खत्म किया जा सके। उत्तराखंड सरकार में आप देखिए करीब करीब 50,000 पद खत्म कर दिए गए। तो छोटे से उत्तराखंड में यदि ये स्थिति है तो बाकी का क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार में जो है 49 जो विभाग हैं उनको खत्म करने का फैसला कर लिया गया है और उनको खत्म करके सिर्फ जो है 44 विभाग रह जाएं, उसके लिए किया गया है। इसी तरीके से अन्य तमाम सारे विभागों में इस तरह से चल रहा है। तो विभाग खत्म कर दीजिए, बैंकें खत्म कर दीजिए। बैंकें आपने देखा है किस तरह से तमाम बैंकें खत्म कर दी गई और उनकी जगह पे चंद बैंकें ही बची हैं। तो और जो बची हैं उनमें भी पदों को इतना सीमित कर दिया गया है कि आज काम करने वाला हर कोई जो है डबल ट्रिपल काम कर रहा है। तो जो कहते थे, इसी तरीके से तमाम सारे कारखानों में दूसरी जगह पर यही स्थितियां हैं। चंडीगढ़ की मैं बात बताऊं, चंडीगढ़ का जो बिजली विभाग है, इसमें 2100 पद होते थे और 2100 पद को घटा करके जो है आज 600 पद कर दिया गया है। बाकी जो काम है वो आउटसोर्सिंग के जरिए हो रहा है और तब भी आउटसोर्सिंग के बाद भी करीब टोटल 1200 लोग ही हैं। और उसके बाद में ये हालत, जबकि ये चंडीगढ़ में प्रॉफिट में है बिजली, तब ये हालत है। जहां लॉस पे हो वहां की बात अलग है। और उसके बाद अब सरकार ने इसे बेचने का भी कर दिया है।
पश्चिम बंगाल की एक कंपनी को बेचा जा रहा है, जो कंपनी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी। तो ये स्थिति है। हालात आप देखेंगे तो आज तमाम जगह पे आदमी पद खोजता घूमता है। कहीं नौकरी निकल रही हो, कहीं कुछ निकल रहा हो, कहीं प्राइवेट में मिल रहा हो, कुछ मिल रहा हो, और उसके लिए वो शोषण कराने को तैयार है। मीडिया इंडस्ट्री में आप सिर्फ जो है देखिए कि हाँ किसी तरह से उसे मिल जाए, कहीं पर कैमरे के आगे काम करने को मिल जाए या दूसरी जगह मिल जाए, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालात ये हैं कि हर कोई स्कर्ट उतारना चाहता है और वो मजबूरी में उतारना चाहता है। तो ये हालात हो गए। तो आप समझिए, यदि प्रोफेशनल्स के साथ ये होगा, इंजीनियरिंग करे हुए लड़कियों के साथ ये होगा, मेडिकल किए हुए लोगों के साथ होगा, तो आप कहां जाएंगे बच्चे? इन हालात में देश फंसा हुआ है और श्रीलंका की दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार चौपट हो रही है। जिस तरीके से हमारी जीडीपी है वो लगातार निगेटिव रोल में है, और इसके बाद में हम उसकी जब 2020 से तुलना कर रहे हैं, 2021 से तुलना कर रहे हैं, हम उसकी 2019 और 18 से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम उसकी 2014 से तुलना नहीं कर रहे। यदि उससे हम तुलना करेंगे तो हमारे देश की जीडीपी आज भी माइनस पे है, और जो बढ़ रहा है वो कर्ज बढ़ रहा है। कर्ज देश के ऊपर 130 लाख करोड़ का हो गया है, जो 53 लाख करोड़ का होता था। राज्यों पे इसी तरह से है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज होता था 2017 में, और आज जो है उस पर 7.5 लाख करोड़ का कर्ज हो रहा है करीब करीब। इसी तरह तमाम राज्यों की यह स्थिति है, सिर्फ वहीं की नहीं। पंजाब पे 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, हरियाणा पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है। तो राज्यों के भी कर्ज बढ़ रहे हैं, सेंट्रल के भी कर्ज बढ़ रहे हैं। महंगाई चरम पर और चरम पर बढ़ती जा रही है। कौन सी ऐसी चीज है जो 2014 से आप उसकी तुलना कर लेंगे तो एक भी चीज सस्ती हुई हो? दूसरी तरफ अराजकता लगातार बढ़ रही है, आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है। कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित, कश्मीर जो बाकी हैं, कश्मीरी मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं आतंकियों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा। हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, सिख भी मारे जा रहे हैं। उसके अलावा तमाम राज्यों में घृणा की राजनीति चल रही है, सांप्रदायिक तनाव, दंगे कराने की राजनीति चल रही है। और जब यह सब चल रहा हो तो आप सोचिए कि क्या होगा। हमारे राजनेता और हमारे तमाम दल मंदिरों में, मस्जिदों में और दूसरी जगह तमाम सारे दरगाहों में, ईदगाहों में, सब जगह जो है शिवलिंग तलाशते घूम रहे हैं, दूसरी मूर्तियां तलाशते घूम रहे हैं, और देश को बनाने की दिशा में, देश को बचाने की दिशा में, देश को श्रीलंका बनने की दिशा में रोकने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। यदि यही हालात रहे तो हम तो श्रीलंका से ज्यादा बुरे हालात में होंगे। अभी हमारे वो हालात नहीं है। हमारा राजस्व घाटा बढ़ गया है, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ गया है, हमारी दूसरी चीज, लेकिन हमारी सरकार अय्यासियों में जी रही है। अय्यासियों में साधन चाहिए। हमने देखा कल अमित शाह चंडीगढ़ आए तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दौरान जिस तरह से व्यवस्थाएं होती थी उससे कम व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। पूरी सड़क पर कई किलोमीटरों तक पुलिसकर्मी लगे हुए थे, हर 10 मीटर पे एक पुलिसकर्मी लगा हुआ था। लग रहा था पता नहीं क्या होने जा रहा है। सड़कों पे जो है गाड़ी चल रही थी, जो सड़कों पे फव्वारे डालते हुए सड़क पे चल रही थी, जिससे कि हल्की सी भी धूल हो और वो हो तो वो दब जाए और वो न दिखाई दे। तो इस तरह से हो रहा था। काफिले के काफिले तैयार थे, तमाम सारे अफसर और कर्मचारी। आप ये समझिए, प्रधानमंत्री आते थे तब भी ऐसा नहीं होता था, मनमोहन सिंह आते थे। आज तो हमारे याद है हमें कि पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे और उनके साथ में 2 स्कॉट शिप चलती थी, से कुछ नहीं होता था, न ट्रैफिक रोका जाता था। आज ये हालत। तो वीआईपी कल्चर भारी तरह से हावी हो गया है, सिर पर चढ़ के बोल रहा है। उन लोगों के जो लोग कहते थे हम वीआईपी कल्चर खत्म करने जा रहे हैं, उस पर पैसा खर्च हो रहा। एक दिन की अमित शाह की यात्रा पर जो ये सिक्योरिटी और इसके नाम पर जो खर्च हुआ, उसकी यदि कीमत सिर्फ एक दिन की सैलरी और दूसरी चीजें जोड़ेंगे जो लोग लगाए गए, तो वो
3 करोड़ रुपया बनती है। मतलब 3 करोड़ रुपया सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पे खर्च हुआ। इसके बाद में जो दूसरी और चीजें हैं उनको अलग। तो पैसा जिस जगह खर्च होना चाहिए वहां नहीं, अय्यासियों में खर्च हो रहा है, बर्बादी के लिए हो रहा है। और हमारे युवा आज जिगोलो बनने को तैयार हैं। हमारे की लड़कियां आज सेक्स वर्कर बनने को तैयार हैं। और इस हालात में यदि जाएंगे तो एक समय यह आ जाएगा कि रोटी के लिए, ब्रेड के लिए भी सेक्स करने को तैयार होंगे। क्यों आप ऐसा बना रहे हैं? हमारा देश तो बहुत आदर्श होता है। बचा लीजिए, अभी भी वक्त। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आए तो आगे बढ़ाएं और सच को जानें। सच को जानना बेहद जरूरी है हम सब के लिए, क्योंकि सच ही है जो झूठ से जीत सकता है और झूठ की राजनीति चरम पर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।